फर्स्ट यूनिट हमारी पिछले लेक्चर में ख़त्म हो चुकी है। लास्ट टॉपिक हमने उसका पढ़ा था अल्फेन इफेक्ट जो था, अल्फेन इफेक्ट के बारे में हमने बात की थी। अब आपने स्टार्ट होती है सेकेंड यूनिट, पेपर थर्ड है, सॉलिड स्टेट थ्योरी, एमएससी थर्ड सेमेस्टर। यहाँ पर जो सेकेंड यूनिट है वो हमारे इलास्टिसिटी के बारे में है। इसमें हम स्ट्रेन, स्ट्रेस, स्टिफनेस, इन चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। व्हाट इज द मोलिकुलर वाइब्रेशन, इन सब चीज़ों का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो सबसे हम बात करते हैं हम एनालिसिस ऑफ इलास्टिक स्ट्रेन। एनालिसिस ऑफ इलास्टिक स्ट्रेन। अब यहाँ पर दो शब्द आ गए, आप एनालिसिस तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो शब्द है एक तो इलास्टिक और एक आ रहा है स्ट्रेन। अब इलास्टिक क्या होता है, हम इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ते हैं। इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि अगर किसी बॉडी को डिफॉर्म किया जाए, कोई भी बॉडी डिफॉर्म कर दिया जाए किसी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, लेकिन जैसे एक्सटर्नल फोर्स को हम रिमूव कर देंगे तो एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करने के बाद बॉडी अपनी वापस ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। तो किसी वस्तु की वो प्रॉपर्टी, ये एक प्रकार की प्रॉपर्टी न कि क्वांटिटी, बात ध्यान रख लेना। इलास्टिसिटी क्या होती है? इट इज ए प्रॉपर्टी नॉट ए क्वांटिटी। इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर विच ड्यू टू विच ए बॉडी रीगेन इट्स शेप आफ्टर रिमूविंग एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स को जैसे रिमूव कर देंगे वैसे बॉडी अपने पहले वाले शेप में आ जाएगी। वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? इलास्टिसिटी। अब उसके बेस पे हम बात करते हैं स्ट्रेन की। स्ट्रेन क्या होता है? द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। मतलब किसी बॉडी के अंदर, जैसे आपने कोई वायर ले लिया, ठीक, इस वायर को हमने किसी फोर्स से यहां से खींचा तो इसमें जो परिवर्तन आया डेल्टा एल, मान लो इसका परिवर्तन कितना हो गया? डेल्टा एल, और इसकी लेंथ है एल, तो डेल्टा एल अपॉन एल क्या कहलाता है? ये स्ट्रेन। क्या कहलाता है? ये स्ट्रेन कहलाता है। मतलब द रेशियो चेंज इन लेंथ और चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन थीटा टू द ओरिजिनल वैल्यू इज नोन एज स्ट्रेन। अब जब हम यहां पर इस चीज के बारे में बात करते हैं तो ये जो चीज होती है ये पीरियडिक ना होते हुए कैसी होती है? पीरियडिक ना होते हुए कैसी होती है? ये होमोजीनियस कंटिन्यूअस मीडियम, मतलब एक साथ उसको स्ट्रेस किया जाता है, स्ट्रेन किया जाता है। पीरियडिक तो क्या हो जाता है? ऊपर नीचे होता है। लेकिन स्ट्रेन पर यहाँ बात करते हैं तो कैसा होता है? ये पीरियडिक एटम्स ऑफ एटम का ना होते हुए, पीरियडिक एरिया ऑफ एटम ना होते हुए ये कैसा होता है? होमोजेनियस कंटिन्यूअस मीडियम। लेकिन जो ये कंडीशन है वो उन्हीं वेवलेंथ पर लागू होती है, इलास्टिक प्रॉपर्टी की उसी वेवलेंथ पर लागू होती है जिसका मान 10 की पावर -6 मीटर से ज़्यादा हो। ये प्रॉपर्टी कहाँ है लागू होती है? ओनली जिसकी वेवलेंथ 10 की पावर -6 मीटर से ज़्यादा होती हो। अब इसके बेसिस पे हुक्स ने एक नियम दिया था जिसको हम कहते हैं हुक्स लॉ। कुछ बेसिक चीज़ें हैं ये, जिसको क्या कहते हैं? हुक्स लॉ। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब स्ट्रेस क्या होता है? एक प्रकार का क्या होता है? ये प्रेशर। स्ट्रेस क्या होता है? प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, किसी भी इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। फोर्स पर यूनिट एरिया, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया। किसी भी यूनिट एरिया के ऊपर लगने वाला बल क्या कहलाता है? प्रेशर। प्रेशर इज नोन एज स्ट्रेस, दैट इज F/A न्यूटन मीटर स्क्वायर। स्ट्रेन यूनिटलेस क्वांटिटी। स्ट्रेन क्या है? यूनिटलेस क्वांटिटी। और प्रेशर की यूनिट क्या होती है? F/A न्यूटन मीटर। लेकिन जो ये हुक्स लॉ है ये वहां तक ही वैलिड है जब
जो स्ट्रेन की रेंज है वो स्मॉल हो, स्ट्रेन की रेंज कौन सी हो, स्मॉल रेंज हो। लेकिन जैसे ही स्ट्रेन की रेंज हायर हो जाएगी तो हुक्स लॉ वहां पर वैलिड नहीं होगा। तो इसको डिफाइन करने के लिए अलग अलग कंपोनेंट लिया जाता है। अब उसको डिफाइन करने के लिए हम क्या जानते हैं, जैसे हमारे पास सरफेस हो गया, ये तो किसकी बेसिक चीज, इसको ध्यान से थोड़ा सा देख लेना। ये हमारे पास कोई सरफेस है, एक्स वाई जेड, ठीक, तीन सरफेस है। इलास्टिक प्रॉपर्टी को शो करता है ये, मान लो किसको शो करता है, ये इलास्टिक प्रॉपर्टी को शो करता है। अब इस केस के अंदर हम एक ही चीज की बात करें तो स्ट्रेन हो जाएगा। मान लो अलग अलग डायरेक्शन के अंदर जो स्ट्रेन है वो है ई एक्स एक्स, ई वाई वाई, ई जेड जेड, ई एक्स वाई, ई एक्स जेड, ई जेड एक्स एक्सेट्रा, आगे तक चलते रहेंगे। एक्स वाई है, एक्स जेड है, जेड एक्स है, या वाई जेड भी कर सकते हो। एक्स वाई हो गया, जेड एक्स हो गया, ये वाई जेड हो गया। तीनों क्वांटिटी दो दो बार आ गई, ठीक। तो ये तीन तरह की क्वांटिटी रहेगी। जैसे हमने एक्स डायरेक्शन में लगाया तो एक्स डायरेक्शन में जो गति कर रही है वो एक्स एक्स में रहेगी, तो वो होगी ई एक्स एक्स। इसके रेस्पेक्ट में मतलब अगर आप इधर स्ट्रेन लगाओगे तो यहाँ पर दोनों चेंज किस में होंगे, एक्स एक्स के अंदर होंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये दोनों साइडें भी क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। तो उस कंप्रेस के दौरान भी क्या आ जाएगा, इलास्टिसिटी में परिवर्तन आएगा, या इसका इलास्टिक कांस्टेंट चेंज होगा। वो होगा डायरेक्शन एक्स के रेस्पेक्ट में जा रहा है तो एक्स वाई और एक्स जेड, क्या क्या हो जाएगा, एक्स वाई और एक्स जेड। इसी तरह से वाई की बात करेंगे तो डायरेक्शन क्या हो गया, ई वाई वाई, लेकिन जो कंप्रेस होगा वो क्या हो जाएगा, ई वाई जेड, ई वाई एक्स। इसी तरह जेड के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, अभी 4 क्वांटिटी और आएगी, यहाँ पर 3 क्वांटिटी और आएगी। तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाती है, 9 क्वांटिटी हो जाती है। अब मान लो ये आपके पास सरफेस है, इस सरफेस के अंदर इसका यूनिट वेक्टर x है, इसका यूनिट वेक्टर y है, इसका यूनिट वेक्टर z है, और इस क्यूबिकल सरफेस की जो लेंथ है वो यूनिट है, मतलब जो लेंथ है उसकी 1 हो जाएगी। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। v क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। माना इस सरफेस के अंदर एक स्मॉल डिफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं। अब हमें इलास्टिक स्ट्रेन निकालना है ना, एनालिसिस कर रहे हैं हम इलास्टिक स्ट्रेन की। तो इसका एनालिसिस करने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, स्ट्रेन निकालना पड़ेगा। तो स्ट्रेन के लिए क्या करना पड़ेगा, इस जो सरफेस हमारे को दे रखा है यहाँ पर, इस सरफेस को क्या करना पड़ेगा, हमें डिफॉर्म करना पड़ेगा। तो जैसे हम सरफेस को डिफॉर्म करेंगे तो डिफॉर्मेशन के टाइम जो एक्स यूनिट वेक्टर हमने लिया है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसकी वैल्यू में क्या हो जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। मान लो पहले जो इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू थी वो थी ई एक्स एक्स इलास्टिक, ठीक। अब इसमें हमने परिवर्तन ले लिया, पहले जो इसकी वैल्यू है वो हमने क्या मानी है, 1, ठीक। लेकिन जैसे ही हम इसको स्ट्रेस कर रहे हैं, यहाँ पर हमने फोर्स लगाया, तो मान लो इसमें स्ट्रेन कितनी उत्पन्न हो गई, ई एक्स एक्स। कितनी उत्पन्न होगी, ई एक्स एक्स। इसको एक्सएल हम मान के चलो, ई एक्स एक्स। तो टोटल परिवर्तन कितना हो गया, 1 प्लस ई एक्स एक्स। टोटल परिवर्तन कितना हो गया, यहाँ पर एक पहले का था, इस पे हमने डिफॉर्मेशन लगाया, तो डिफॉर्मेशन के दौरान जो चेंजेज आया वो कितना एक्सटेंड हुआ, ई एक्स एक्स। तो टोटल कितना चेंज हो गया, 1 प्लस ई एक्स एक्स। इसकी वजह से यहाँ पर कंप्रेस होगा, तो इस कंप्रेशन की वजह से यहाँ पर मान लो एक्स वाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स जेड। ये दोनों कंप्रेस हो गए, जब भी तो ये वाला इधर की तरफ जाएगा, दोनों को कंप्रेस करेंगे तभी तो जो नया यूनिट वेक्टर यहाँ पर जनरेट होगा, ये तो यूनिट वेक्टर पहले वाला हो गया एक्स कैप, तो ये y के डायरेक्शन में हो गया, ये z के डायरेक्शन में हो गया। तो मान लो जो नया वेक्टर यहाँ पर जनरेट होगा x डैश, उसका मान क्या हो जाएगा, 1 प्लस ई एक्स एक्स
एक्स कैप प्लस वाई डायरेक्शन में क्या हो गया ई एक्स वाई वाई कैप प्लस ई एक्स जेड जेड कैप। इक्वेशन नंबर बाद में लिख देंगे सारे एक साथ, ठीक है। बात समझ में आ गई। अभी एक डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन किया, सिमिलरली वाई डैश के लिए क्या हो जाएगा ई वाई एक्स एक्स कैप प्लस 1 प्लस ई वाई 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 कैप प्लस ई वाई जेड जेड कैप। सिमिलरली जेड डैश बराबर क्या हो जाएगा जेड एक्स प्लस जेड वाई प्लस 1 प्लस जेड कैप। इक्वेशन नंबर क्या हो गई है पूर्ण होगी। तो जो डिफॉर्मेशन के टाइम इस सरफेस के अंदर परिवर्तन आएगा वो परिवर्तन की वजह से नए यूनिट वेक्टर जनरेट हो रहे हैं। उन नए यूनिट वेक्टर का जो मान है वो क्या हो जाएगा एक्स डैश इक्वल टू 1 प्लस एक्सएलएम एक्स एक्स प्लस एक्स वाई। तो हम बात कर रहे हैं ये डिफॉर्मेशन की कंडीशन हो गई, अलग अलग डायरेक्शन के लिए अलग अलग न्यू वेक्टर जनरेट हो गए यूनिट वेक्टर, तो वो एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश हो गए, ठीक है। नाउ जो डिफॉर्मेशन होगा जिसको हम अल्फा बीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या होगा एक से बहुत कम होगा, एक से ज्यादा हो जाएगा तो बहुत ज्यादा लिमिट से आउट ऑफ लिमिट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा लेस देन 1। नाउ द डिफॉर्मेशन can be written as x dot x dash x dot, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 एक्सएलएम एक्स एक्स प्लस एक्स एक्स का स्क्वायर प्लस वाई वाई का स्क्वायर एक्स वाई का स्क्वायर प्लस एक्स जेड का स्क्वायर। ये सोल्व के लिए है, इसका कोई स्पेशल यूज नहीं है यहाँ पर, ये ओनली किसके लिए सोल्विंग पर्पज के लिए इस चीज को। नाउ द पोजीशन इफ, अब मान लो इस सिस्टम के अंदर एक पोजीशन वेक्टर के ऊपर, किसी भी एक पोजीशन वेक्टर के ऊपर मान लो यहाँ पर कोई पोजीशन वेक्टर है r, इस पोजीशन वेक्टर के ऊपर कोई एटम रखा हुआ है, तो इसकी पोजीशन वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी r एक्स आई वाई जेड जेड के, ठीक, एक्स आई वाई जे जेड के। ये इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर, हम आई जे के नहीं ले रहे हैं, ये हो गया एक्स एक्स कैप प्लस वाई वाई कैप प्लस जेड जेड कैप। ये स्टडी हो रही है इसकी। नाउ अब डिफॉर्मेशन के टाइम क्या हो गया आर डैश हो गया, आर डैश के दौरान एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश जेड जेड डैश। बात समझ में आ गई। पहले कोई पार्टिकल इसके अंदर रखा हुआ है आर पोजीशन वेक्टर पर, उसकी वैल्यू हमारे पास है एक्स एक्स कैप वाई वाई कैप जेड जेड कैप। अब हमने डिफॉर्मेशन कर दिया इसका, तो डिफॉर्मेशन के टाइम क्या हो गया कि इसकी वैल्यू जो पोजीशन है वो आर डैश हो गई, तो एक्स एक्स डैश पोजीशन वेक्टर यूनिट वेक्टर नया जनरेट हो गया तीनों जगह, तो क्या हो जाएगा ये आर डैश माइनस आर, क्या होगी वैल्यू ये आर डैश माइनस आर, तो ये हो गया आपके पास एक्स एक्स डैश माइनस एक्स कैप प्लस वाई वाई डैश वाई कैप प्लस जेड जेड डैश जेड कैप। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर क्या हो गया ये 2 हो गया। नाउ यूजिंग
1/2। एक को कहाँ यूज करते हैं हम? 2 के अंदर यूज करते हैं। तो हमारा जो मान है वो हो जाएगा आपके पास x e x x प्लस y e x y प्लस z प्लस वैल्यू पुट करें। ये वैल्यू हमने उठा के यहाँ रख दी। इसको कंप्लीट सोल्व करने की जगह डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। ये हो जाएगा आपके पास y x yx प्लस y e y प्लस z e yz y प्लस x e zx y zy प्लस z e z। तो ये टोटल क्या हो गया इसके अंदर? डिफॉर्मेशन हो गया। टोटल क्या हो जाएगा? ये डिफॉर्मेशन। और इसी को क्या कहते हैं हम? स्ट्रेन। नाउ द जनरल फॉर्म ऑफ above equation can be written as स्ट्रेन की बात कर रहे हैं हम। आर का मान हमारे पास आ गया, हमें क्या निकालना है? आर डैश माइनस आर। मान लो ये वैल्यू मान ली हमने आर, तो इसको लिख देते हैं हम यू एक्स एक्स कैप वी वाई वाई कैप प्लस डब्लू जेड जेड के। दिस इज द चेंज इन पोजीशन। दिस इज द चेंज इन पोजीशन। अब यहाँ पर तीनों कंडीशन है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप? आर भी लिख सकते हो। तीनों पे डिपेंडेंट है ना ये, तो इसको आर लिख सकते हैं। यू आर एक्स, यू वी आर वाई और डब्ल्यू आर जेड। अगर डिफॉर्मेशन आपको जो डिफॉर्मेशन दिया गया है वो डिफॉर्मेशन अगर यूनिफॉर्म हो, तो उस केस के अंदर हम इसको लिख सकते हैं ई एक्स एक्स डेल यू बाई डेल वाई डेल एक्स ई एक्स वाई डेल यू बाई डेल वाई ई एक्स जेड डेल यू बाई डेल जेड। इसी तरह से ई वाई वाई ये क्या हो जाएगा? डेल वी बाई डेल एक्स डेल वी बाई। इसी प्रकार सबके लिए लिख सकते हैं हम। तो ये आपकी डिफॉर्मेशन वाली प्रॉपर्टी हो गई। ठीक, तो ये एक्स एक्स की कंडीशन तो हमने देख ली। एक्स एक्स की कंडीशन तो ये आ गई हमारे पास। अब हम बात करते हैं एक्स वाई की। डिफॉर्मेशन एक्स एक्स में तो ये आ गया, ये हमारा आर का मान आ गया। अब हम y की बात करते हैं, y के रेस्पेक्ट में।
ठीक। एक्साइलम एक्स वाई, डिफॉर्मेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्स, इसको क्या लिख सकते हो आप, एक्स एक्स। इसी तरह से एक्स वाई, एक्साइलम वाई वाई आ जाएगा, एक्साइलम जेड जेड आ जाएगा। एक्स वाई के लिए क्या हो जाएगा, एक्स डैश डॉट वाई डैश, एक्स डैश डॉट वाई डैश। एक्स डैश का मान क्या था, 1 प्लस एक्साइलम एक्स 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 कैप प्लस ई एक्स वाई वाई कैप ई एक्स जेड जेड कैप, ठीक है। एक्साइलम, तो इसको सोल्व करो आप, डॉट वाई एक्स एक्स कैप प्लस 1 प्लस वाई 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 कैप प्लस वाई जेड जेड। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे से तो ये हो जाएगा आपके पास ई वाई एक्स डॉट 1 प्लस ई एक्स एक्स प्लस, इसको इससे करेंगे तो ई एक्स वाई 1 प्लस ई वाई वाई प्लस एक्साइलम वाई जेड। दीज आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो कोस थीटा का मान 0 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, और इसको इससे करेंगे तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे डॉट प्रोडक्ट में, क्योंकि ये वाई एक्स डायरेक्शन है, एक्स एक्स डायरेक्शन है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो क्या बचेगा यहाँ पर, ई वाई एक्स प्लस ई एक्स वाई, क्या बच जाएगा, ई वाई एक्स प्लस ई एक्स वाई। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, ई वाई एक्स को डेल बी बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई। ये आपके पास इसका आंसर आ गया, किसका आ गया, एक्स वाई का। सिमिलरली हम वैल्यू निकाल सकते हैं ई वाई जेड ई एक्स जेड, ठीक, वाई डैश डॉट जेड डैश और एक्स डैश डॉट वाई डैश। ये आप कैलकुलेट करना इसको किस पहले वाले के। तो ये हो गया एनालिसिस ऑफ इलास्टिक स्ट्रेन। स्ट्रेन की हम बात ही कर रहे हैं, ये इसमें चेंज आ गया, इतना चेंज आया, आर आर इक्वल टू यू आर एक्स डैश। ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, ये वाली थी, तो ये चेंजेस लेंथ, ये ओरिजिनल लेंथ, इन दोनों का डिवाइडेशन कर देंगे तो वो क्या हो गया, स्ट्रेन हो गया। और ये अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो गया, चेंजेबल वैल्यू हो गई। अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो गई, ये चेंजेबल वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर हम छोटी सी डेफिनेशन के लिए बात कर लेते हैं एक बार। ये चीज डायलेशन, हमारे पास एक परिभाषा है यहाँ पर, क्या परिभाषा है यहाँ पर, डायलेशन यह डायलेशन की जो परिभाषा है वो है फ्रैक्शनल इंक्रीज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग द डिफॉर्मेशन। फ्रैक्शनल इंक्रीज इन वॉल्यूम, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन वॉल्यूम मतलब डेल्टा बी अपॉन बी और वी डैश बाई बी अपॉन बी, इसको डेल्टा से लिखते हैं, डायलेशन हो गया ये, ठीक है। नाउ द वॉल्यूम इज डिफाइंड एज एक्स डैश डॉट वाई डैश क्रॉस जेड। वी डैश का मान आ गया, वी का मान तो क्या रहेगा 1, इसके लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स डैश के लिए 1 प्लस एक्साइलम एक्स 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 वाई
एक्स जेड, वाई एक्स, वाई वाई, वाई जेड, ठीक। जेड एक्स, जेड वाई, ये वैल्यू हो गई, किसके बराबर होगी ये, बी डैश के बराबर, ठीक। अब इसको हम सोल्व करते हैं, तो इसको जब सोल्व निकालते हैं तो लगभग 1 प्लस एक्साइलम एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड आता है, ठीक है। तो डेल्टा का मान क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड -1 डिवाइडेड बाई 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया किसके बराबर आ गई वैल्यू, डेल्टा के बराबर। ये हो गया आपका डायलेशन, इसको क्या कहा जाता है, डायलेशन। स्ट्रेस के बारे में हमने पहले बात करी ली। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, किसी भी यूनिट एरिया पे लगाया गया बल, यूनिट क्या हो जाती है इसकी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये स्ट्रेस की होगी